दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के 5वें भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के चौथे भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ देख लेना। चलिए कहानी का 5वां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। बानी का घर। ऋषभ की कार बानी के घर आकर रुकती है। बानी कार से उतर कर जाने लगती है। फिर बानी पीछे मुड़कर ऋषभ को भी अंदर आने के लिए कहती है। ऋषभ और बानी दोनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर आकर बानी उसे बैठने के लिए कहती है। चाय या कॉफ़ी? बानी उससे पूछती है। कॉफ़ी, ऋषभ ने कहा। बानी वहाँ से ऋषभ के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। ऋषभ वहाँ हॉल में खड़ा होकर बानी का घर देखने लगता है। बानी ने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। उसकी नज़र बानी की एक फैमिली फ़ोटो पे जाती है जिसमें बानी अपनी माँ, पापा, मिहान और रिया के साथ खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। बानी कॉफ़ी लेकर आती है। बानी कॉफ़ी का कप ऋषभ को देती है और चुपचाप ऋषभ के सामने वाले सोफे पे बैठ जाती है। आप मॉम के बारे में सोच रही हैं? ऋषभ उसे चुप बैठा देख कर पूछता है। हाँ, माँ को हमारे बारे में कैसे पता कि हम कौन हैं? बानी ने कहा। बानी, जिस दिन हमारी सगाई हुई थी और आप मुझे छोड़ कर चली गई थी, मैं बुरी तरह जिस दिन हमारी शादी हुई थी और आप मुझे छोड़ कर चली गई थी, मैं बुरी तरह टूट गया था। अगली सुबह जब मैं घर पहुंचा तो मॉम ने मेरे चेहरे से ही पता लगा लिया कि मैं परेशान हूँ और ज़रूर कोई बात है। इसीलिए जब वो मेरे रूम में आई तो मॉम ने मुझे अपनी कसम दे दी। तब मैंने उन्हें आपकी और हमारी शादी के बारे में बता दिया और आपकी मुझे छोड़ कर जाने की वजह भी। ऋषभ ने जब ये कहा तो बानी ने हैरानी से ऋषभ को देखा। मॉम को ये सब सुनकर एक धक्का लगा था। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके बेटे ने ऐसी हरकत की है, इसीलिए उन्होंने मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा। आपको पता है बानी, मेरी मॉम ने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, पर उस दिन मैं उन्हें देखता ही रह गया। मैं समझ गया कि मॉम अंदर तक हर्ट हुई हैं। मॉम ने मुझसे कह दिया कि जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी वो ना मुझे माफ़ करेंगी ना ही मुझसे बात करेंगी। ये बोलते हुए ऋषभ की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी बातें सुनकर बानी को ऋषभ के लिए बुरा लगता है। बानी उठकर ऋषभ के पास आती है और उसके हाथ पे हाथ रख देती है। पता है बानी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं आपके साथ ही नहीं, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मुझे ये साहिल की शर्त के लिए करना पड़ा क्योंकि मेरे डैड की कुछ शेयर्स उसके डैड के पास थी जो हमारी मॉम के लिए बहुत ज़रूरी थी। मेरे डैड के जाने के बाद मॉम बहुत मुश्किल के साथ मुझे अकेले बड़ा की हैं। वो शेयर्स डैड, मॉम और साहिल के डैड ने अपनी बनाई हुई कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। अचानक एक दिन डैड की तबीयत ख़राब हो गई और उस समय मैं 10 साल का था। डैड ने अपने आखिरी समय पे मुझे अपने शेयर्स मिस्टर खन्ना से लेने को कहा क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई हुए शेयर्स थे और इतना बोलकर वो हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई। इसीलिए मुझे ऐसा करने के लिए मैंने आपके साथ गलत किया, पर आप मेरा विश्वास कीजिए, शादी की रात मैंने साहिल को वहाँ नहीं बुलाया था। मैंने ये सब अपनी मॉम और डैड के लिए किया। मैं जानता हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए बानी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। ऋषभ उसके हाथ पर अपने हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए कहता है। ऋषभ जी, जो आपने किया वो किसी मजबूरी में किया, पर हम क्या करें, आप ही हमें बताएं। नहीं भूल पा रहे हैं उस रात जो हमारे साथ हुआ और उसकी वजह सिर्फ आप थे। आपकी वजह से हमारा परिवार भी हमसे दूर हो गया। हम आपको कैसे माफ़ कर दें? बानी अपना हाथ ऋषभ के हाथ से हटाते हुए कहती है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर पाएंगी, पर मैं आपकी माफ़ी लेकर ही रहूँगा और ये आपके पति का आपसे वादा है बानी। ऋषभ भी बोलकर बानी के माथे को चूम कर वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों ऋषभ जी, आप पर ये दिल विश्वास करना चाहता है। आपके पास आने से, आपके छूने से हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। आपकी आँखों में हमें सिर्फ अपने लिए प्यार दिखता है, सिर्फ बेतहासा प्यार। लेकिन हम क्या करें, हम अपने जहन से उस रात के हादसे और आपके दिए दर्द को नहीं भूल पा रहे हैं। वानी अपने मन में कहती है। वानी अपना फ़ोन उठाकर दिशा को कॉल कर देती है। खन्ना मेंशन। साहिल अपने कमरे में गुस्से में इधर से उधर चक्कर काट रहा था।
उसके दिलो दिमाग पे सिर्फ वानी को पा लेने की जिद सवार हो रखी थी, लेकिन अब उसके लिए वानी को पा लेना इतना आसान नहीं होने वाला था, कारण वो ऋषभ की पत्नी मिसेस वानी ऋषभ रायचंद बन गई थी। ऋषभ पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और ऋषभ के डैड के जो शेयर्स उनके पास थे वो भी ऋषभ उनसे ले चुका था। मतलब इस वक्त साहिल चाह कर भी ऋषभ से मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी उसके कमरे में एक लड़की आती है। उस लड़की ने ब्लैक मिनी स्कर्ट, वाइट टॉप, कंधे तक बाल, गोरा रंग, हाई हील्स, मतलब वो खूबसूरत लग रही थी। ये साहिल की बहन नताशा खन्ना थी, जो साहिल से 1 साल बड़ी थी। नताशा अंदर आकर साहिल को देखती है, जो पागलों की तरह इधर से उधर चक्कर काट रहा था। ये क्या पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहा है? नताशा उसको रोकते हुए कहती है। नताशा को देखकर साहिल की आंखों में चमक और होठों पे शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे पता था नताशा शुरू से ही साहिल को पसंद करती है। अब वानी और ऋषभ को दूर करके वानी को पाने में नताशा ही उसकी हेल्प कर सकती है। नताशा, मुझे एक बात बताना था तुझे, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं? साहिल बोलते वक्त जानबूझकर दुखी होने का नाटक करता है। कैसी बात? और मुझे कुछ बताने के लिए सोचना कब से पड़ने लगा? नताशा ने कहा। ऋषभ ने शादी कर ली है। साहिल एक सांस में ही बोल जाता है। ये क्या बोल रहा है तू? तू होश में है ना? तू अच्छे से जानता है कि ऋषभ सिर्फ मेरा है और वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता है। नताशा गुस्से में बोलती है। मैं सच बोल रहा हूँ, ऋषभ ने शादी कर ली है और मैं उसकी पत्नी से आज मिला भी हूँ। साहिल उसे भड़काते हुए कहता है। अगर ऐसा है तो उस लड़की को ऋषभ की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। ऋषभ सिर्फ मेरा है, सिर्फ नताशा खन्ना का। नताशा गुस्से में बोलती है और साहिल अपने प्लान के सक्सेसफुल होने पे मुस्कुराने लगता है। सुबह का वक्त रायचंद इंडस्ट्रीज वानी ऑफिस के बाहर ऑटो से उतरती है। वो आज अकेली ही ऑफिस आई थी, क्योंकि वानी जानती थी कि अगर ऋषभ ने उसे फिर से रोहन के साथ देख लिया तो रोहन के लिए अच्छा नहीं होगा। वानी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती थी। वानी ऑफिस के अंदर आकर लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। लिफ्ट के सामने जाकर वो उसके खुलने का इंतज़ार करने लगती है। लिफ्ट खुलने पर उसके अंदर चली जाती है। लिफ्ट के अंदर जाती ही जैसे ही वानी सामने देखती है तो उसे वहाँ ऋषभ खड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वानी चौंक जाती है। गुड मॉर्निंग बीवी, ऋषभ मुस्कुराते हुए वानी से बोलता है। वानी उसे बिना कुछ बोले वापस मुड़कर बाहर जाने लगती है। इससे पहले वानी लिफ्ट से बाहर निकलती ऋषभ उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और लिफ्ट की दीवार से लगा देता है। ये आप क्या कर रहे हैं? वानी ने हैरान होते हुए कहा। तभी अचानक लिफ्ट में झटका लगता है और लिफ्ट अचानक से रुक जाती है। इससे वानी अपने आप को संभाल नहीं पाती और ऋषभ के ऊपर गिर जाती है। इसी बीच में वानी के होंठ ऋषभ के होठों को छू जाते हैं। वानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बेचारी वानी को क्या पता था कि उसने ऋषभ को अपने करीब आने का फिर से मौका दे दिया है। वानी पीछे की ओर हटने लगती है, लेकिन ऋषभ उसकी कमर को और कस के पकड़ लेता है, जिससे वानी हिल भी नहीं पाती है। ऋषभ और कसकर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में कैद कर लेता है और धीरे धीरे वानी को किस करने लगता है। वानी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। काफ़ी मेहनत के बाद भी ऋषभ उसे नहीं छोड़ता है, तो वानी अपने बालों में से हेयर पिन निकालकर ऋषभ को चुभा देती है और इसी बीच लिफ्ट फिर से चलने लगती है। ऋषभ दर्द से चिल्लाता हुआ वानी को छोड़ देता है। ऋषभ की पकड़ से छूटकर वानी को ऐसा लगता है जैसे काला पानी की कैद से छूटी हो। बीवी, दर्द हो रहा है, आपको क्या अपने पति पे तरस नहीं आता? ऋषभ जानबूझकर उसे टीज करते हुए कहता है। वो फिर से वानी को अपने पास खींच लेता है। और जो आप ये हरकत कर रहे हैं? वानी ने बस उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहा। कैसी हरकत? ऋषभ ने कहा। आपने मुझे की।
वानी बोलते हुए रुक जाती है क्योंकि आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। बोली, बीबी कौन सी हरकत? ऋषभ अब जानबूझकर उसे छेड़ने लगता है। कुछ नहीं, आप बस हमसे दूर रहें। वानी अजीब सा मुँह बनाते हुए कहती है। वानी का ऐसा अजीब सा मुँह देख कर ऋषभ को हंसी आने लगती है, पर वो अपनी हंसी दबा लेता है। आप खुद ही तो मेरे पास आती हैं और अब मुझे दूर रहने को बोल रही हैं। आप सीधे सीधे कहिए ना कि आपको मेरे पास आना अच्छा लगता है और मेरा किस कहना। ऋषभ आई विंक कहते हुए अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ देता है। उसकी बात सुनते ही वानी के गाल लाल होने लगते हैं। देखिए, वानी ने कहा। दिखाइए, ऋषभ ने कहा। आप ज़्यादा बनिए मत, वानी ने कहा। बनने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने मुझे ऑफिशियली छुट्टी लेकर बनाया है, ऋषभ ने कहा। आपकी गलतफहमी है, वानी ने कहा, पर अच्छी है, ऋषभ ने कहा। दोनों की नोक झोंक चल रही थी कि इतने में लिफ्ट ओपन हो जाती है और ऋषभ लिफ्ट से बाहर चला जाता है। ये ऋषभ जी दिन ब दिन हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। वानी लिफ्ट से बाहर आकर बोलती है। अभी तो आपके करीब आया हूँ, धीरे धीरे आपके करीब होते हुए ही आपके दिल में और आपकी सांसों में समा जाऊँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऋषभ धीरे से वानी के कान के पास बोलता है। आप तो चले गए थे। वानी उसे फिर से वहाँ देखकर चौंक जाती है। मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊँगा और ये मेरा वादा है। ये बोलकर ऋषभ वानी के गाल पे किस करके वहाँ से चला जाता है। रायचंद इंडस्ट्रीज़ वानी डिजाइंस डिपार्टमेंट की ओर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर कैबिन में जाने वाली होती है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। वानी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ रोहन था। वानी रुको। रोहन उसे आवाज़ देता है। वानी रुक जाती है और रोहन दौड़ता हुआ उसके पास आता है। क्या हुआ रोहन? वानी उसके साथ अंदर कैबिन में जाते हुए कहती है। वानी, आज तुम अकेली ही ऑफिस आ गई और मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर तुम्हारे पड़ोसी ने मुझे बताया कि तुम वहाँ से जा चुकी हो, रोहन शिकायत भरी आवाज़ में कहता है। रोहन, वो क्या है ना, अब हम ऑफिस अकेले ही आया करेंगे। काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है और तुम्हारा कैबिन और वर्क सहगल सर ने और लोगों के साथ कर दिया है, तो हमारा काम अब अलग अलग हो गया है। वैसे भी हमें जल्दी यहाँ आकर काम भी देखना होता है, तो इसीलिए हम जल्दी आ गए थे। आप हमारे लिए परेशान ना हो, वानी बहाना बनाकर रोहन से कहती है। हाँ, मेरा काम तो अलग हो गया है, पर हम लंच टाइम में ज़रूर मिलेंगे, रोहन चहकती हुई आवाज़ में कहता है। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ओके, वानी कहती है और रोहन वहाँ से चला जाता है। ऋषभ का कैबिन। ऋषभ अपनी कैबिन में काम कर रहा था कि उसकी नज़र सामने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ती है, जहाँ वानी और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऋषभ का ये देखकर पूरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। इस इंसान की दिक्कत क्या है? जब देखो मेरी बीवी के आसपास ही मिलता है। मैंने इसका काम भी दूसरी जगह पे करा दिया, लेकिन इसे फिर भी वानी के करीब ही रहना है। इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, ऋषभ अपने मन में गुस्से से कहता है। ऋषभ अपनी कुर्सी से उठता है और अपने कैबिन के दरवाजे पे आकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने पर्पल कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई, हाई हील, डार्क मेकअप और बाल खुले हुए थे। वो लड़की अंदर आकर ऋषभ के गले लग जाती है। नताशा? ऋषभ चौंक कर बोलता है। जी, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नताशा थी। जब से उसने साहिल के मुंह से ऋषभ की शादी के बारे में सुना था, वो पागल सी हो गई थी। इसीलिए वो ऑफिस आकर देखना चाहती थी कि ऋषभ की वाइफ कौन है। अगर है तो उसे अपने रास्ते से हटा सके, या फिर जो कुछ भी साहिल ने कहा था वो सच है या नहीं। और ऋषभ, आई मिस्ड यू सो मच, नताशा उसके गले लग कर कहती है। ऋषभ अचानक नताशा के ऐसे गले लगने से उसे अनकम्फर्टेबल हो रहा था। बेशक वो और नताशा बचपन की दोस्त थी, लेकिन वो हमेशा नताशा से एक दूरी बना कर रहता था। उसे नताशा का बार बार अपने ऐसे करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो वानी के अलावा ना किसी लड़की के करीब गया और ना ही जाना चाहता था। लेकिन आसाद ऋषभ का दिन ही ख़राब था। तभी वानी उसके कैबिन में ऋषभ को कुछ डिज़ाइंस दिखाने के लिए आती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी नज़र
सामने पड़ती है, जहाँ ऋषभ और एक लड़की एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उन दोनों को इतने करीब देखकर वानी को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था वो जाकर उस लड़की को ऋषभ से अलग करके उसका मुंह नोच ली। इधर जब ऋषभ की नज़र सामने जाती है जहाँ वानी उसे बहुत गुस्से से घूर रही थी, ऋषभ ने तुरंत ही नताशा को एक झटके में अपने आप से अलग कर दिया। अरे भी ऋषभ कहते हुए रुक जाता है। मिस वानी आप अंदर आइए, ऋषभ फिर से बोलता है। ऋषभ के कहने पे नताशा का ध्यान वानी पे जाता है। अपनी से भी ज़्यादा सुंदर लड़की को देखकर नताशा अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। वानी उसकी आवाज़ गुस्से में सुनकर अंदर आती है। शायद वानी को जलन हो रही थी, जो शायद ऋषभ ने उसकी आंखों में देख ली थी। ऋषभ जानबूझकर नताशा के साथ सोफे पर उसके पास बैठ जाता है और ऋषभ के इतना करीब आने पर नताशा के अंदर तो लड्डू फूटने लगते हैं। मिस वानी आपको क्या कुछ काम था? ऋषभ ये पूछते समय नताशा का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। जी सर, आपको ये डिज़ाइंस दिखाने थे, पर लगता है आप बिजी हैं। जब आप फ्री हो जाएं तब आप ये देख लेना। ओके सर, अब मैं चलती हूँ। वानी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। उसका वहाँ 1 मिनट भी रुकना भारी हो रहा था। मिस वानी रुकी। ऋषभ उससे ज़्यादा देख जल्दी से रोकता है। यस सर, वानी अपने गुस्से को काबू में करते हुए पीछे मुड़कर कहती है। अब वो गौर से नताशा को देखती है। उसके छोटे छोटे कपड़े जो उसके शरीर को ढकने का काम कम और दिखाने का ज़्यादा कर रहे थे। मुंह पर बहुत सारा मेकअप और वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए जा रही थी। मिस वानी, मैं आपसे पूछना ही भूल गया कि आपको यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ऋषभ उससे पूछता है ताकि वानी वहाँ रुक सके और ऋषभ उसे और जला सके। आपके होते हुए हमें चैन कहाँ से मिल सकता है? और दिक्कत तो फ़िलहाल इतनी ही है कि वानी मन में कहती है। नो सर, एवरीथिंग इज़ फाइन। वानी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है। ऋषभ को वानी की इस हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी, पर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। और इधर नताशा तो बस ऋषभ में डूबी हुई थी। फिर ऋषभ फाइल देखने के बहाने खड़ा होकर वानी के पास आता है और वो वानी के साइड में खड़ा होकर उसके कान के पास धीरे से गुनगुनाता है। जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान, मुझे खबर है। वानी जलन मोहब्बत का पहला कदम होता है और आप अपनी मोहब्बत की ओर वो पहला कदम ले चुकी हैं। मुबारक हो बीबी। ऋषभ के बोलने पे वानी उसकी तरफ चौंकते हुए देखती है तो ऋषभ उसकी तरफ आई विंक कर देता है। वानी हड़बड़ा जाती है और ये सुनकर तो उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो जल्दी से ऋषभ के कैबिन से बाहर चली जाती है। नताशा को वानी बहुत अजीब लगती है क्योंकि इधर ऋषभ का दिल तो प्यार के गहरे समंदर में गोते लगा रहा था। वानी अपने कैबिन में आकर पानी का गिलास उठाकर एक सांस में सारा पानी पी जाती है। ये भी कुछ दिन पहले तक तो बर्फ़ी की तरह सीधे थे, अब अचानक जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े कैसे हो गए? वानी अपने मन में कहती है। ऋषभ जी बर्फ़ी की तरह सीधे हों या जलेबी की तरह टेढ़े, पर हमें क्या हो गया था? हम ऋषभ जी को उस लड़की के करीब देख कर इतना गुस्सा क्यों आ गया? कहीं ऋषभ जी जो कह रहे थे कहीं वो सच तो नहीं? हम भी कुछ भी फालतू में सोच लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वानी ने अपने आप को समझाते हुए कहा। वानी इन सब से अपना ध्यान हटाने के लिए काम में दोबारा लग जाती है। इधर नताशा डेरा जमा कर ऋषभ के कैबिन में बैठ गई थी। वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। नताशा बार बार ऋषभ से चिपकने की या उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। नताशा से ऋषभ परेशान हो चुका था। उसने नितिन को मैसेज करके नताशा को वहाँ से भेजने का बोल दिया। बेचारा नितिन फंस गया। अब वो नताशा को वहाँ से कैसे भगाई? तभी ऋषभ के कैबिन के दरवाजे पे दस्तक होती है और अंदर नितिन आता है। सर, आपकी 1 घंटे बाद ओबराय ग्रुप के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें अभी निकलना होगा। नितिन तेज आवाज़ में बोलता है जिससे नताशा को सुनाई दी। ओके नताशा, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ऋषभ ये बोल कर नितिन के साथ बहुत तेज़ी से कैबिन से निकल जाता है
और नताशा बस पैर पटक कर रह जाती है। रात का वक्त, बानी का घर। बानी ऑफिस से घर आती है, अंदर आकर वो दरवाज़ा बंद करती है और सीधा कमरे में चली जाती है। बानी कमरे में आकर नहाने के लिए जाती है। वो जैसे ही फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है तो अपने सामने ऋषभ को देख कर चौंक जाती है। सामने ऋषभ अपने कोट को उतारी, शर्ट को कोहनी तक मोड़कर सोफे पे मुस्कुराते हुए आराम से बैठा होता है। ऋषभ जब बानी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। बानी ने वाइट कलर का कुर्ता और प्लाजो पहनी और बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए हुई थी, जिससे कुछ लटी उसकी जूड़ी से निकलकर उसके गालों को चूम रही थी और गले में ऋषभ के नाम का मंगलसूत्र चमक रहा था। ऋषभ को बानी इस वक्त सफ़ेद रंग में कोई परी लग रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बानी उससे बोलती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो अपना दुपट्टा कमरे में ही छोड़ कर आई थी। उसे अचानक सोफे पे अपना कोई दूसरा दुपट्टा नज़र आता है। बानी उसे लेने के लिए जैसे ही आगे आती है तभी ऋषभ उस दुपट्टे को बानी से पहले उठा लेता है। मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? ऋषभ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है और बानी के दुपट्टे को गले में डाल देता है। हमें आपके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करना, आप यहाँ से जाइए, बानी बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। अच्छा, तो आप मानती हैं कि आप हमारी पत्नी हैं? चलो कोई नहीं, एक कप कॉफ़ी तो मिलेगी ही ना। कल मुझे आपके साथ ही कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी थी, ऋषभ प्यार से बोलता है। बानी रुक जाती है, पर ऋषभ को दिन में उस लड़की के साथ देखकर उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। आपको कोई कॉफ़ी नहीं मिलेगी, यहाँ से जाइए, बानी गुस्से में मना कर देती है। अब ऋषभ आगे आकर बानी को कमर से पकड़ लेता है और घुमाकर अपनी ओर खींच लेता है। बानी की पीठ ऋषभ की चेस्ट से जा लगती है। सोच लीजिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप कॉफ़ी बनाएंगी या नहीं? ऋषभ उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगी, हम नहीं, ऋषभ ने कहा। ऋषभ अपने हाथ से उसके पेट को पुश करके पीछे की ओर खींच लेता है। ऋषभ और करीब आकर बानी की गर्दन को चूम लेता है। उसकी छूते ही बानी के शरीर में बिजली से दौड़ जाती है। फिर वो बानी को घुमाकर दीवार से लगा देता है और उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी दोनों उंगलियों को फंसाकर कस देता है। ये आप क्या कर रहे हैं ऋषभ जी? छोड़िए हमें, बानी ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहती है, पर ऋषभ उसका कोई जवाब नहीं देता है। ऋषभ उसके माथे को चूमता है, फिर उसकी दोनों आँखों को। बानी की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर ऋषभ उसके गालों को चूम लेता है। अब ऋषभ की नज़र बानी के गुलाबी होठों पे जाती है। ऋषभ धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बानी तुरंत आंखें खोल देती है। हम आपकी कॉफ़ी बना देंगे, बानी जल्दी से बोल जाती है। गुड बीवी, पर आपने सज़ा पूरी नहीं होने दी, आप तो पहले ही मान गई, ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है और बानी को छोड़ देता है। बानी तेजी से किचन की ओर भागती है। किचन में आकर बानी अपनी बेकाबू हुई सांसों को संभालती है। इतनी भी ऋषभ किचन में आ जाता है और दरवाजे से लगकर खड़ा हो जाता है। बीवी, आज हमें खाना भी खाना है, ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है। बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी कॉफ़ी पीजिए और यहाँ से जाइए, बानी गुस्से में कहती है। सोच लीजिए बीवी, आपकी सज़ा अभी अधूरी है, अगर आप चाहती हैं तो हम आगे, ऋषभ उसे छेड़कर अपनी बात को अधूरी छोड़ते हुए कहता है। हम बना देंगे खाना, बानी घबरा कर जल्दी से बोलती है। शैतान कहीं की। बानी धीरे से बड़बड़ाती है और ऋषभ मुस्कुराते हुए उसे काम करते हुए देखता है। सुबह का वक्त, बानी का घर। सुबह बानी की अपने फ़ोन की रिंग को सुनकर नींद खुलती है। सामने घड़ी में टाइम देखकर बानी हड़बड़ा जाती है। सुबह के 7 बज रहे थे। कल रात ऋषभ के खाने की डिमांड पूरी कहते हुए और उसको घर से भेजने में 12 से ज़्यादा समय हो गया था।
ऋषभ के जाने के बाद वानी अपने बिस्तर पर ऐसे लेटी जैसे उसने अपने बेड कितने सालों बाद देखे हों। देर से सोने की वजह से आज सुबह उसकी आंख जल्दी नहीं खुल पाई। वानी फ़ोन को देखती है, किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो कॉल उठाती है। गुड मॉर्निंग बेटा। फ़ोन के उधर से जया जी बोलती हैं। गुड मॉर्निंग माँ। आपने इतनी सुबह फ़ोन किया, कोई ज़रूरी बात थी? वानी थोड़ा घबराते हुए पूछती है। हाँ बेटा, ज़रूरी बात थी। वो हम कल आपको बताना याद नहीं रहा। आज घर में कुल देवी की पूजा है और उसमें आपको और ऋषभ को साथ में बैठना है। आप जल्दी से घर पर आ जाइए, जया जी ने कहा। जी ठीक है माँ। वानी शांत से लहजे में कहती है। हमें पता है वानी, अभी आपने ऋषभ को माफ़ नहीं किया है। ऋषभ ने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप उसे माफ़ करेंगी या नहीं, ये सिर्फ आप तय करेंगी। आप जो भी फैसला करेंगी उसमें हम आपके साथ हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि आप ही हमारे ऋषभ की पत्नी बनकर हमारे साथ घर में रहें। और बेटा, इसीलिए हम चाहते हैं ये पूजा आप करें। ये पूजा कुल देवी के लिए है, जिसमें सिर्फ आप और ऋषभ दोनों पूजा कर सकते हैं। अगर आप नहीं आना चाहती हैं तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। जया जी ने वानी की हालत समझते हुए कहा। माँ, आप ऐसा मत कहिए। आप हमारी भी माँ हैं और बड़े सिर्फ अपने छोटों को हुक्म देते हैं। आपने हमसे पहली बार कुछ मांगा है, इसीलिए हम पूजा में ज़रूर आएंगे। वानी कहती है। थैंक यू बेटा, हमेशा खुश रहो। जया जी बोलकर फ़ोन कट कर देती हैं। क्या ये सही है? पूजा में ऋषभ जी के साथ बैठना ठीक होगा? ऋषभ जी से शादी तो हमारी हुई है और इस अधिकार से हम इस पूजन में ऋषभ जी के साथ पूजा कर सकते हैं। हमारी वजह से माँ ऋषभ जी से बात नहीं करती थी, ये भी तो ठीक नहीं है। आज हमारी वजह से ही सही, लेकिन माँ ने ऋषभ जी से बात की है। माँ की खुशी के लिए हम इस पूजा को करेंगे। वानी हाथ में फ़ोन लिए मन ही मन कहती है। रायचंद पैलेस। जया जी पंडित जी के कहने पे पूजा का सारा सामान और पूजा की तैयारियां कर रही थी। ऋषभ भी उनकी मदद कर रहा था। आज ऋषभ बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी मॉम ने इतने दिनों बाद उससे ऐसे अपने पेन से बात की थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा था। मॉम, खन्ना फैमिली को इस पूजा में बुलाना क्या ज़रूरी था? आप जानती ही हैं ना साहिल ने वानी के साथ क्या किया था, और वानी ने साहिल को यहाँ देख लिया तो ऋषभ सामान रखते हुए कहता है। ऋषभ, हम सब जानते हैं और हम कुछ भी नहीं भूले हैं। हमने साहिल की दादी की वजह से पूरी फैमिली को यहाँ बुलाया है। तुम जानते हो ना, तुम्हारे डैड साहिल की दादी को बहुत मानते थे। वो उन्हें अपनी माँ ही मानते थे। जया जी उसकी तरफ देख कर बोलती हैं। मॉम, मैं सब जानता हूँ। आपको सिर्फ दादी को बुलाना चाहिए था, ना कि सबको। ऋषभ ने कहा। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ माँ को ही बुलाती। जया जी हल्का सा गुस्सा करते हुए कहती हैं। लेकिन मॉम, साहिल ने इस बार वानी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की, तो मैं भी नहीं जानता कि उसके साथ इस बार मैं क्या करूँगा। ऋषभ ये बोलकर गुस्से में ऊपर चला जाता है। वानी रायचंद पैलेस पहुंचकर अंदर जाती है, तभी सामने जया जी से देखकर वानी के पास आती हैं। वानी जाकर जया जी के पैर छूती है। हमेशा खुश रहो, जया जी बोलती हैं और वो वानी को देखती है क्योंकि वानी ने स्काई ब्लू अनारकली पहना हुआ था। क्या हुआ माँ? वानी ने कहा। बेटा, आज आपको साड़ी पहननी है क्योंकि आपको पूजा में बैठना है, जया जी कहती हैं। पर माँ, हम पर तो साड़ी नहीं है। वानी परेशान सी बोलती है। बेटा, हमारी पूरी बात सुनो। हमने आपके लिए साड़ी, ज्वेलरी और सारा सामान सब पहले से तैयार रखा है। आप जाकर बस तैयार हो जाओ। जया जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, पर माँ, हमें जाना कहाँ है? वानी ने पूछा। बेटा, आपको ऋषभ के कमरे में जाना है। आपके लिए साड़ी वहीं रखी है। जया ये बोलकर और कामों को करने के लिए चली जाती हैं। ऋषभ के कमरे का नाम सुनते ही वानी के होश उड़ जाते हैं। कल रात की ऋषभ की हरकतें याद आती ही वानी के कान गरम और लाल होने लगते हैं। उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। अब ऋषभ जी के कमरे में कैसे जाएं? नहीं गए तो तैयार कैसे होंगी? फिर माँ को क्या बोलेंगे अगर गए तो? और वहाँ ऋषभ जी मिल गए तो? वो हमारे पास आने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं और हम भी
वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, पर उनके सामने आती ही हमारी सारी स्ट्रॉन्गनेस, शक्ति, ताकत सभी धरी की धरी रह जाती हैं। हम उन्हें अपने पास आने से रोक ही नहीं पाते हैं। और जो कल रात उन्होंने किया है, उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं हैं। बानी परेशान सी मन ही मन सोच रही थी कि उसे किसी की आवाज़ आती है। एक नौकर दूसरी नौकर से पूछता है, ऋषभ सर को देखा है क्या? उनके कपड़े देने थे। हाँ, कुछ देर पहले बाहर की तरफ गए थे। दूसरा नौकर बोलता है, उसे नहीं पता था ऋषभ ऊपर अपने कमरे में है। उसे लगता है कि ऋषभ बाहर गया है, क्योंकि कुछ देर पहले ऋषभ बाहर की तरफ गया था। ये सुनते ही बानी के चेहरे पे चमक आ जाती है और उसके होंठों पे एक लंबी सी मुस्कान। अच्छा हुआ वो शैतान महाराज बाहर गए हैं, अब इससे पहले वो आए। हम तैयार होकर उनके कमरे में जल्दी से निकल आएंगी, बानी मन में कहती है और तेज़ी से ऋषभ के कमरे की तरफ चली जाती है। ऋषभ के कमरे में आकर बानी अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि ऋषभ अंदर ना आ सके, लेकिन बानी को नहीं पता था ऋषभ उस वक्त बालकनी में एक फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा था। बानी अलमारी से साड़ी लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद बानी साड़ी पहन कर आती है और वो आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है। बानी अपने बालों के बीच की मांग निकाल कर जूड़ा बनाती है। आँखों में काजल, कानों में बड़े झुमके, होठों पे लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनी बानी अपने माथे पे बिंदी लगा रही होती है। तभी आईने में उसे अपने पीछे ऋषभ दिखाई देता है। बानी हैरान होकर तुरंत पीछे मुड़ जाती है। इधर ऋषभ जैसे ही कमरे के अंदर आता है, अपने सामने बानी को देख कर चौंक जाता है। बानी जैसे ही मुड़ती है, ऋषभ तो बस उसे देखता ही रह जाता है। बानी ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ को अपना दिल जोरों से धड़कता हुआ महसूस होता है। वो अपनी नज़रें झपकाना ही भूल गया। उसने आज पहली बार बानी को साड़ी में देखा था। ऋषभ को अपने आप को ऐसे देखकर बानी के दिल में अजीब सी हलचल होने लगती है। ऋषभ धीरे धीरे चलकर बानी के पास आता है। उसके ऐसे पास आ जाने पर वो ऋषभ के साइड से निकल कर जाने लगती है। तभी ऋषभ उसका हाथ पकड़ लेता है। बानी वहीं रुक जाती है और ऋषभ झटके के साथ उसके हाथ को खींचता है, जिससे बानी आकर ऋषभ के सीने से लगती है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कहीं आपको मेरी ही नज़र ना लग जाए। ऋषभ उसको अपनी बाहों में भरकर मदहोशी भरी आवाज़ में बोलता है और अपनी उंगली से बानी की आँखों के किनारे से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा देता है। ऋषभ जी, हमें देर हो रही है, हमें जाना है, बानी उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहती है। बानी उसकी आंखों में खोने लगी थी, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी वहाँ से जाना चाहती थी। रुकिए, ऋषभ उसे अपनी बाहों से आज़ाद करते हुए कहता है। ऋषभ आईने के सामने रखे सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर लेता है, फिर बानी की मांग में भर देता है और बानी के गाल पे किस कर देता है। बानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उन बड़ी आंखों से ऋषभ को देखती रह जाती है। आप फिर से अपनी आंखें बड़ी कर रही हैं, मैं ज़्यादा देर अपने दिल को नहीं संभाल पाऊँगा, ऋषभ उसके करीब आकर कहता है। ये सुनते ही बानी जल्दी से उससे दूर होती है और दरवाज़ा खोल कर नीचे चली जाती है। ऋषभ मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लेकर तैयार होने चला जाता है। बानी नीचे आती है। जया जी उसके पास आकर उसकी नज़र उतारती हैं। बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, जया जी उसकी बलैयाँ लेते हुए कहती हैं। बानी उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद ऋषभ भी तैयार होकर नीचे आता है। वो बस एक टक बानी को देखे जा रहा था, तभी खन्ना फैमिली भी आ जाती है। अंदर आते ही नताशा की नज़र जैसे ही बानी पे पड़ती है तो वो बानी को यहाँ देख कर चौंक जाती है। वो बानी की खूबसूरती को देख कर जल भुन कर राख हो गई थी, लेकिन उसकी नज़र उसकी मांग के सिंदूर और गले पे मंगलसूत्र पे जाती है, जिसे देख कर वो चौंक जाती है। जया जी सबको बानी से मिलवाती हैं। जैसे ही जया जी सबको ये बताती हैं कि बानी ऋषभ की पत्नी है, तो नताशा के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से और जलन से पागल हो जाती है।
मिस्टर खन्ना उनकी पत्नी और नताशा, लेकिन साहिल उनके साथ नहीं आया था। वो जानबूझ के वहाँ नहीं आया था क्योंकि उसे नताशा ने यहाँ आने के लिए मना किया था। शायद वो दोनों भाई बहन कोई गहरी साजिश रच रहे थे। नताशा ने सभी से झूठ बोल दिया कि साहिल को कुछ काम था, इसीलिए वो नहीं आ पाया। ऋषभ सबसे पहले जाकर दादी से मिलता है। उर्मिला खन्ना एक सभ्य और शांत महिला थी। उनकी उम्र लगभग 65 साल थी। उर्मिला जी शायद साहिल से भी ज़्यादा ऋषभ से प्यार करती थी। कैसे हो आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। ऋषभ उर्मिला जी के पैर छूकर बोलता है। हम बिल्कुल ठीक हैं और हमने भी आपको बहुत मिस किया। उर्मिला जी ऋषभ के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं। जया जी उर्मिला जी के पास जाकर उनके पैर छूती हैं। वो वानी को साथ लेकर आती हैं। माँ, ये वानी है, ऋषभ की पत्नी। जया जी उनसे वानी को मिलवाते हुए कहती है। वानी झुककर उनके पैर छूती है। हमेशा खुश रहिए बेटा। जया, आपकी बहू बहुत सुंदर है, उर्मिला जी ने कहा और वो अपने हाथों में से कंगन उतार कर वानी को देती हैं। वानी उन्हें लेने में हिचकिचाती है, लेकिन जया जी के इशारा करने पर वो उन्हें दादी जी से ले लेती है। दादी की बात सुनकर नताशा का जलन से बुरा हाल हो रहा था। उसका मन तो कर रहा था वो वानी को धक्के मार कर इस घर से और ऋषभ की ज़िंदगी दोनों से बाहर कर दे। ऋषभ जब नताशा को अकेले खड़ा देखता है तो वानी को अपने साथ लेकर नताशा के पास आता है। नताशा, मीट माई वाइफ वानी रायचंद। और वानी, ये मेरे बचपन की दोस्त नताशा, ये आज मेरे ऑफिस में भी आई थी, ऋषभ ने उसे कहा और उसे वानी से मिलवाता है। इतने में ऋषभ को जया जी बुला लेती हैं। वो वानी और नताशा को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हाय, आई एम नताशा, ऋषभ की बचपन की दोस्त, जैसा कि भी ऋषभ ने कहा। और शायद तुम बीच में ना आती तो ऋषभ की वाइफ भी होती। नताशा कड़वी हंसी हंसते हुए वानी से कहती है। जी, हम कुछ समझे नहीं। वानी को उसकी बात करने का तरीका बहुत अजीब लग रहा था। उसे पता नहीं नताशा ठीक नहीं लग रही थी। नथिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल, नताशा बात बदलते हुए कहती है। थैंक यू, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, वानी मुस्कुरा कर कहती हैं। इतनी में जया जी उसे आवाज़ देकर पूजा के लिए बुला लेती हैं। पंडित जी पूजा शुरू कर देते हैं। वानी और ऋषभ पूजा में एक साथ बैठते हैं। सभी पूजा में पूजा में सब श्रद्धा और मन से बैठे थे। बस एक को छोड़कर, वो थी नताशा। वो ऋषभ और वानी को एक साथ पूजा करते देख नफरत और गुस्से में वानी को घूर रही थी। जिस जगह तुम बैठी हो वानी, वो जगह मेरी है और ऋषभ भी मेरे हैं। तुम मेरे और ऋषभ के बीच में आई हो, तुम्हें इस घर से जाना होगा, ऋषभ की ज़िंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ऋषभ पर सिर्फ मेरा हक है। उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक, नताशा अपने मन में कहती है। पूजा समाप्त होने के बाद जया जी प्रसाद वानी के हाथों सभी में बंटवाती हैं। तभी पंडित जी ऋषभ की जन्म कुंडली मांगते हैं। वानी बेटा, ऋषभ के कमरे में इसकी अलमारी में लेफ्ट साइड ड्रॉर में से ऋषभ की जन्म कुंडली रखी है, तुम जाकर उसे ले आओ, पंडित जी को दिखानी है। जया जी बोलकर वहाँ से किचन की तरफ सभी के लिए खाने की तैयारी करने चली जाती हैं। ठीक है माँ, वानी बोलकर ऋषभ के कमरे में चली जाती है। तभी ऋषभ की नज़र ऊपर जाते हुए वानी पे पड़ती है। वो भी सबसे नजरें बचाता हुआ वानी के पीछे चला जाता है। वानी कमरे में आकर अलमारी खोलकर उसमें से ऋषभ की जन्म कुंडली ढूंढने लगती है। उसे वो जन्म कुंडली मिल जाती है। तभी ऋषभ कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अचानक वानी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी का हाथ उसकी कमर पर है। वानी पीछे मुड़कर देखने वाली होती है कि ऋषभ उसकी कमर को पकड़कर पीछे की ओर खींच लेता है और वानी उसके सीने से जा लगती है। ऋषभ जी छोड़िए हमें, वानी बोलती है, क्योंकि ऋषभ की नज़दीकी से वानी सिहर जाती है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। बिल्कुल चुप रहिए, मैं कितनी देर से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है।
ऋषभ थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, आप बहुत खूबसूरत हैं वानी, और आज आप इस साड़ी में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ऋषभ उसके कान के पास धीरे से बोलता है और वानी के कंधे पे अपने होंठ रख देता है। वानी की आंखें ऋषभ के छूने से बंद हो जाती हैं। ऋषभ के होंठ वानी के कंधे और गर्दन पर हरकत करने लगते हैं। ऋषभ जी छोड़िए, हमें जाना है। वानी अपने होश में आते हुए ऋषभ को अपने आप से छुड़ा कर कहती है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ऋषभ उसको कमर से पकड़कर वापस अपने पास खींच लेता है, जिससे वानी का पैर उसकी साड़ी में अटक जाता है। वो संभल नहीं पाती और वो ऋषभ के साथ बेड पे गिर जाती है। बेड पर ऋषभ नीचे था और वानी उसके ऊपर। वानी अपनी आंखें खोल कर देखती है तो सामने ऋषभ सिर्फ उसे ही देख रहा था। ऋषभ के हाथ उसकी कमर पर कसने लगे थे, जो वानी महसूस कर पा रही थी। आप जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करेंगी, खुद को हमेशा मेरे करीब ही पाएंगी, ऋषभ उसकी आंखों में देख कर कहता है। ऋषभ जी छोड़िए हमें, अगर आपने हमें नहीं छोड़ा तो हम माँ को जाकर आपकी इस हरकत के बारे में बता देंगे। वानी ने अपने हाथों से ऋषभ के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, सच में? चलिए जाकर बता दीजिए। वैसे आप मॉम को क्या बताएंगी? ऋषभ उसकी नाक पे किस कहते हुए कहता है। हम वानी को समझ आता है हम सच में माँ को क्या बोलेंगे और ये हमें चिढ़ा रहे हैं। वानी सोच ही रही थी, तभी इतने में ऋषभ पलट जाता है और अब वानी नीचे थी और ऋषभ उसके ऊपर। हाँ तो मिसेज रायचंद बताइए, आप मॉम से क्या कहेंगी? ये कहकर ऋषभ उसके माथे पे किस करता है। ये कि ऋषभ जी ने हमें माथे पे किस किया, फिर बोल कर वो वानी के गालों को किस कहता है, या ये कहेंगी कि मेरे गालों को किस किया? ऋषभ कहता है। फिर वो वानी की गर्दन को अपनी होठों से चूमता है और आखिरी में वानी के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वानी उसे रोकने के लिए सोचने लगती है। तभी वानी उसके होठों पे अपना हाथ रख देती है। ऋषभ उसकी हथेली को चूम लेता है। वानी अपना हाथ हटा लेती है। अरे माँ आप? वानी एकदम चौंक कर बोलती है। मॉम? ऋषभ हड़बड़ा कर तुरंत बेड से नीचे उतर जाता है और वानी मौके का फ़ायदा उठाकर वो बेड से नीचे उतरकर वहाँ से भाग जाती है। वानी, आपने ये ठीक नहीं किया, इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। ऋषभ दिखावटी गुस्सा दिखा कर बोलता है। दो गुस्से में लाल आंखें उन दोनों को घूर रही थी। ये नताशा थी जो कमरे के बाहर खिड़की से ऋषभ और वानी दोनों को साथ देख रही थी। वानी को ऋषभ के इतना करीब देखकर नताशा गुस्से में पागल हो रही थी। ऋषभ, तुम सिर्फ मेरे हो। इस वानी को मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। नताशा शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है। वानी नीचे जया जी के पास आती हैं। वो दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगाने लगती हैं। कुछ देर बाद ऋषभ भी नीचे आता है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ वानी पर थी। सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और खाना खाते हुए एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन नताशा की नज़रें सिर्फ और सिर्फ ऋषभ को देख रही थी और ऋषभ की नज़रें सिर्फ वानी पर थी। वानी, आज रात तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिल्ली के असली दर्शन करवाती हूँ। क्या हर वक्त सिर्फ काम और काम करती रहती हो? क्यों आंटी, ठीक कहा ना मैंने? नताशा ज़बरदस्ती हंसकर जया जी से कहती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। वानी, आज आप नताशा के साथ घूमने जाओ, आपको अच्छा लगेगा, जया जी कहती हैं। इस बीच ऋषभ चुपचाप अपना खाना खा रहा था। उसे इस तरह वानी का अकेले जाना सही नहीं लग रहा था। पर माँ, हमारा मन नहीं है, वानी ने कहा। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? नताशा बोलती है। पर उसके ऐसा कहने पे सभी नताशा को देखते हैं। मतलब बाहर निकलोगी, घूमोगी, फिरोगी, तभी तो बाहर जाने का मन करेगा। तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहती है। बिल्कुल सही वानी, आप चली जाओ और ऋषभ की टेंशन मत लो, वो आपको कुछ नहीं कहेंगी, उर्मिला जी कहती हैं। और सभी इस बात पे हंस देते हैं। जी दादी, वानी कहती है। ठीक है, मैं शाम को तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। नताशा ही बोलकर अपने मन में शैतानी हंसी हंस रही थी। सभी खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर खन्ना फैमिली अपने घर चली जाती है। जया जी के पैर छूकर वानी भी ऋषभ के साथ अपने घर चली जाती है।
दोस्तों इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हुई मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले के भागों को नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना।